ओके, केमिस्ट्री का क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो पढ़ रहे थे, और नॉमेनक्लेचर में हमने जो सिंपल सिंपल कंपाउंड्स हैं उनके नॉमेनक्लेचर सीखे। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने किए, एग्जांपल्स को सॉल्व किया। उससे हमारी एक प्रैक्टिस हुई जिससे हम आईयूपीएसी जो नामकरण है अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसको और एफिशिएंटली कर सकते हैं। अभी आज और हम आईयूपीएसी थोड़े आगे की लेवल की सीखते हैं, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिनमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। फंक्शनल ग्रुप हिंदी में इसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी एंटिटी होती है जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन पे जब जुड़ जाती है तो वह उसकी रिएक्टिविटी को डिसाइड करती है कि वो कितना उसका रिएक्टिविटी वाला जो पार्ट है उस फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है, या फिर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कंट्रोल करता है। ये हमने जब छोटे छोटे बेसिक्स पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की तो उस टाइम भी हमने इन बातों के बारे में जिक्र किया था, डिस्कशन किया था। तो फंक्शनल ग्रुप अगर मान लो अटैच हो किसी हाइड्रोकार्बन के साथ, तो उसका जो नॉमेनक्लेचर है, नाम कैसे लिखा जाएगा, उसके बारे में आज अपन आगे और पढ़ेंगे। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप, उसे लेते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। नॉमेनक्लेचर of organic compounds having functional group। कोई फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद है तो उस केस में क्रियात्मक समूह की स्थिति में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो कैसे लेते हैं इसको? तो सबसे पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी हाइड्रोकार्बन्स पे अगर लग जाएं तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि फंक्शनल ग्रुप इज एटम और group of atoms when attached to any hydrocarbon decides its physical and chemical properties। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम या फिर एटम्स का ग्रुप होता है जो किसी हाइड्रोकार्बन पे जब अटैच हो जाता है, किसी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक पर जब लग जाता है तो वह उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। या फिर एक पॉइंट इसमें यह भी ध्यान रखें कि कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह उस हाइड्रोकार्बन की रिएक्टिविटी की साइट होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी की साइट का मतलब क्या होता है? उस साइट पे रिएक्टिविटी यानी कि रिएक्शंस होती है। जिस साइट पे, जिस लोकेशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वहां पे रिएक्शंस होती है, रिएक्शंस अकर होती है। तो इसमें एक पॉइंट ये भी ध्यान में रहे कि फंक्शनल ग्रुप on hydrocarbon act as site of reactivity for chemical reactions। जितनी भी रिएक्शंस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में,
कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी अगर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन कहाँ पे होगी, उसका निर्धारण, उसका डिसाइड कहाँ पे होगा, उस फंक्शनल ग्रुप की साइड पे होगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल जैसे CH3OH, ये एक सिंपल अल्कोहल हो गया, या फिर हो गया CH3CH2OH, इस तरह से हो गया, या फिर CH3CH2CH2OH। तो इसमें सभी में जो फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इसको अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये अल्कोहल क्रियात्मक समूह है। अब तीनों में ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कॉमन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें भी OH लगा हुआ है, इसमें भी OH लगा हुआ है, इसमें भी OH लगा हुआ है। इन तीनों में हाइड्रोकार्बन्स अलग अलग है, इसमें तो मैथेन, एथेन, प्रोपेन है, हाइड्रोकार्बन्स अलग है। लेकिन केमिकली ऐसा पाया जाता है कि अगर इन तीनों का रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल से कराएं, अगर हम सोडियम मेटल से इन तीनों का रिएक्शन कराते हैं तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि ये तीनों ही क्या करते हैं, H2 गैस रिलीज करते हैं। H2 गैस जो हाइड्रोजन गैस होती है वो तीनों ही रिलीज करते हैं, यानी कि जो OH है, OH का लगा होना इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को फिक्स कर रहा है। OH का लगने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज फिक्स हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन हो रही है, कंट्रोल हो रही है। तो इफ वी रिएक्ट, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये समझने के हिसाब से है कि इफ वी रिएक्ट all three compounds with sodium metal, अगर हम सोडियम मेटल के साथ तीनों की रिएक्शन कराते हैं तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे विद सोडियम मेटल, देन all three will release या फिर releases H2 गैस। तो ये तीनों जो है H2 गैस रिलीज करती है। हालांकि ये क्यों करती है, कैसे करती है, ये सब अपन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं, अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे 12th क्लास में आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर आता है, तो अल्कोहल में ये रिएक्शन वापस आती है। यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल कैसे पाया गया, ये एक्सपेरिमेंट से पाया गया था, एक्सपेरिमेंट से पाया गया। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि इन तीनों में कॉमन कौन है, OH 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 कॉमन है। तो ये OH क्या डिसाइड कर रहा है, H2 गैस का निकलना डिसाइड कर रहा है। यहाँ पे OH के अलावा अगर कोई मान लो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता तो हो सकता है H2 गैस रिलीज ना होती। तो OH के लगने की वजह से यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो रही है, तीनों में सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो हो रही है, और सेम प्रॉपर्टी शो हो रही है किसकी वजह से, OH की वजह से। तो ये बात यहाँ पे समझने वाली है, ध्यान रखने वाली है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप क्या OH ही होता है या फंक्शनल ग्रुप और भी दूसरे होते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल OH ही हो। तो देयर आर मैनी फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, उसके लिए एक अपन को टेबल बनाना पड़ेगा, और उस टेबल में हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स को लिखेंगे। बहुत बड़ी टेबल बनेगी जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। तो टेबल फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट लेते हैं टेबल फॉर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जो अलग अलग क्रियात्मक समूह है उनकी एक सारणी हम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, जिससे हमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चलता जाएगा। ठीक है, तो पहले तो टेबल में अपन लिखेंगे क्लास ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि उस कंपाउंड, उन कंपाउंड्स की जो क्लास होती है उस क्लास को क्या बोलेंगे, उस कैटेगरी को क्या बोलेंगे। पहली तो ये कैटेगरी होगी। दूसरा फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो दूसरे कॉलम में आएगा उस फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर क्या होगी। तीसरे में आएगा IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स।
IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स, यानी कि IUPAC में अगर उसको प्रीफिक्स की तरह यूज करना है तब उसका नाम क्या होगा। और यहाँ पे इस टेबल में हम लेंगे IUPAC ग्रुप सफिक्स, IUPAC ग्रुप सफिक्स, यानी कि उसको अगर सफिक्स की तरह काम लेना है। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं? जो रूट नेम होता है, रूट नेम से पहले जो हम वर्ड यूज करते हैं वो तो प्रीफिक्स होता है, और रूट नेम के बाद में जो वर्ड यूज करते हैं वो सफिक्स होता है। तो IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स, IUPAC ग्रुप सफिक्स, और यहाँ पे फिर लास्ट कॉलम में ले लेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तो इस तरह से अपन एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल को समझेंगे। यहाँ पे मैं इस टेबल के इस तरह के कॉलम बना देता हूँ। ये टेबल पूरी बनाएंगे अपन, और जितने भी फंक्शनल ग्रुप मेन जो ऑर्गेनिक में अपन को पढ़ने होते हैं, जैसे मैंने एक अल्कोहल का तो एग्जाम्पल मात्र दिया था, लेकिन अलग अलग कई सारे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं, पॉसिबल होते हैं, और जो मेन ऑर्गेनिक में फंक्शनल ग्रुप पढ़े जाते हैं उन सब की एक टेबल हम बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लेंगे सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? जिनमें सारे जो कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे एल्केन्स की स्ट्रक्चर ऐसी हो गई, सी सिंगल बॉन्ड सी, इस तरह से, और सारे कार्बन के सिंगल बॉन्ड ही रहते हैं, तो ये एल्केन्स हो गए। तो एल्केन्स के अंदर प्रीफिक्स जो है वो कभी भी यूज नहीं होता। एल्केन्स कभी भी एज ए प्रीफिक्स, यानी कि इनको हमेशा हमें प्राइमरी या फिर जो मेन फंक्शनल या फिर जो मेन ग्रुप है उसी में यूज करना पड़ेगा। इसको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा ही हमेशा रखनी है। और रूट नाम के पीछे जो सफिक्स हमेशा लगाएंगे, अगर कोई मान लो एल्केन है तो हमेशा रूट नाम के पीछे हम सफिक्स एज ए एन लगाते हैं। तो एल्केन्स का कोई प्रीफिक्स नहीं होता, कभी भी एल्केन एज ए प्रीफिक्स यूज नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है, मैथेन, एथेन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, किसके? एल्केन्स के। ये एल्केन्स के एग्जाम्पल हो गए। एल्केन्स के बाद में नेक्स्ट जो टेबल में एंट्री लेंगे हम, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप आने वाला है वो होगा एल्केन के बाद में एल्कीन्स। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एल्कीन्स। तो एल्कीन्स, एल्कीन्स में क्या होता है? कार्बन के दो वैलेंसी तो सिंगल बॉन्ड की होती है, लेकिन जो बाकी दो वैलेंसीज होती है वो एज ए डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करती है। और अगर कभी डबल बॉन्ड है तो जैसे एल्केन्स में, एल्केन्स को कभी एज ए प्रीफिक्स काम में नहीं लेते, वैसे एल्कीन्स को भी कभी एज ए प्रीफिक्स काम में नहीं लेते। और एल्कीन्स में जो सफिक्स यूज होता है, अगर मान लो कोई डबल बॉन्ड आ गया है तो सिंगल बॉन्ड के केस में जब हम एन यूज करते थे, यहाँ पे हम इन यूज करेंगे, ई एन ई। ठीक है, जैसे मैथेन, मैथीन तो नहीं बनेगा लेकिन एथाइन एथीन बन जाएगा, एथ इन बन जाएगा। जैसे ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसका एग्जाम्पल हो गया एथीन का। तो एथीन, प्रोपीन, प्रोप वन इन, प्रोप टू इन, है ना। वैसे प्रोपीन प्रोप वन इन बन सकता है, ब्यूटीन में ब्यूट वन इन, ब्यूटीन टू, ब्यूट टू इन वगैरह बन सकते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और देखो, और भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप लेंगे मैं। नेक्स्ट एल्कीन्स के बाद में आता है, नेक्स्ट आता है एल्काइन। एल्काइंस,
एल्काइंस में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें भी हम प्रीफिक्स काम में नहीं लेते, सफिक्स में इसे आइन YNE सफिक्स काम में लिया जाता है। जैसे एथाइन बन सकता है एथ आइन, तो एथाइन का फॉर्मूला हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एथाइन हो गया। ठीक है, तो एल्काइन यहाँ पे इस तरह से काम में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो हो गया कोई एरीन्स। एरीन्स में एरोमेटिक रिंग आ जाती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, और जिसमें जो सबसे फ्रिक्वेंटली यूज होता है वो है बेंजीन। नेक्स्ट अपन टेबल में जो एंट्री लेने वाले हैं वो है एरीन्स की। एरीन्स, तो एरीन्स में फंक्शनल ग्रुप वगैरह जो भी है वो एरोमेटिक सिटी रहती है, एरोमेटिसिटी के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसको प्रीफिक्स और सफिक्स ना यूज करके इनका सीधा ही नाम होता है। जैसे बेंजीन रिंग है एग्जाम्पल के तौर पे, तो बेंजीन रिंग जो होती है उसको अपन सीधा बेंजीन नाम से ही लिखते हुए कंपाउंड्स में अलग अलग जगह पे यूज करेंगे, तो इनके भी नॉमेनक्लेचर अपन देखेंगे। तो ये बेंजीन रिंग की तरह यहाँ पे ऐसे यूज हो रही है। ओके, तो इसका केवल बेंजीन नाम ही सीधा डायरेक्टली यूज होता है, इसमें डबल बॉन्ड वगैरह काफ़ी है ये, लेकिन इसको एल्कीन वगैरह वगैरह कुछ भी अपन ना बोल के सीधा बेंजीन ही बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एरोमेटिक कंपाउंड में से एक है जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। एरीन्स के बाद में सब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आता है हैलाइड्स का। हैलाइड्स, नेक्स्ट नंबर आता है हैलाइड्स। हैलाइड्स क्या होते हैं? हैलोजेंस होते हैं। हैलोजेंस क्या हो गए? जो 17 ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो हैलोजेंस होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर होती है, इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इस एक्स का मतलब क्या है? आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात कर रहे हो। जब कहीं पे एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? हैलोजन को आपने लिखा है, और हैलोजन कौन हो गए इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गए। इसमें जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स हेलो वर्ड यूज किया जाता है। हेलो, हेलो में जैसे फ्लोरीन हो गया तो फ्लोरो, क्लोरीन हो गया तो क्लोरो, ब्रोमीन हो गया तो ब्रोमो, आयोडीन हो गया तो आयोडो, है ना। हेलो में भी क्या यूज करेंगे हम? फ्लोरीन हो गया तो फ्लोरो, क्लोरीन हो गया तो क्लोरो, जैसे हैलोजन है ना, क्लोरीन है तो क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है। इस तरह के हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, ब्रोमो और आयोडो, ठीक है, एटसेट्रा। तो इस तरह के प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं आईपीएससी प्रीफिक्स में। और हैलाइड्स जितने भी है इनको कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप में नहीं लेते, इनको हमेशा प्रीफिक्स में लेंगे, तो इस वजह से इनका सफिक्स कोई भी नहीं होता है, कोई इनका सफिक्स नहीं होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल अगर हम समझें तो जैसे यहाँ पे हो गया CH3, CH3, CH2, CH2, CH2 और यहाँ पे हो गया I। तो I लगा हुआ है, मान लो I, ये आयोडीन हो गया, या फिर क्लोरीन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो मैं मान लो यहाँ पे लगा देता हूँ क्लोरीन। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे ब्यूटेन है, ब्यूटेन के 1 नंबर पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है, तो प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। तो इसका नाम जो है वो हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अपन और भी एग्जाम्पल लेंगे आगे कि कैसे ये नाम लिखते हैं, नंबरिंग वगैरह कैसे शुरू करते हैं। इसके लिए हमें फंक्शनल ग्रुप के अलग से रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम केवल जो फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स, सफिक्स और उनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो ही अपन ले रहे हैं, और इसके अपन जो एग्जाम्पल्स है कि कैसे लिखा जाता है, नंबरिंग कैसे होती है, ये भी सारी लेंगे। तो ये हो गया हमारा हैलाइड्स। हैलाइड्स में केवल प्रीफिक्स यूज होता है, हेलो। सफिक्स में इनको कभी भी यूज नहीं किया जाता है, एग्जाम्पल मैंने ले लिया। नेक्स्ट जो आता है हैलाइड्स के बाद, उनका नंबर आता है नेक्स्ट में एल्कोहल का नंबर, एल्कोहल।
तो अल्कोहल क्या होता है, ये एक OH ग्रुप होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक कॉम्बिनेशन होता है OH, इसी को अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। प्रीफिक्स के तौर पे यहाँ पे हाइड्रोक्सी यूज होता है, हाइड्रोक्सी। मान लो कभी अगर इसको प्रायोरिटी मिल नहीं रही है, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह इसको यूज ना करके कम प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप हमें यूज करना है, तो उसके लिए हमें प्रीफिक्स में इसको हम लिखते हैं, अपन रूल्स में पढ़ेंगे। तो प्रीफिक्स में इसके लिए हाइड्रोक्सी वर्ड का यूज होता है, और सफिक्स में अगर यूज करना है तो इसमें ऑल वर्ड यूज होता है, ऑल। जैसे मैथ के साथ अगर OH लगा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CH3OH हो गया, CH3OH हो गया, तो मैथ के साथ ऑल लगा हुआ है तो इसका नाम होता है मैथेनॉल। ठीक है, मैथनॉल इसका नाम हो गया। मैथेन में एन जो है ये हो जाएगा मैथेनॉल, या फिर ब्यूटेन में ब्यूटेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरह से इनके नाम हो जाएंगे। और मान लो पहले प्रीफिक्स में यूज करना है तो फिर उसकी पोजीशन बता देंगे, जैसे 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, है ना, 1 मिथाइल ब्यूटेन, और इस तरह से होते थे। तो वहां पे अगर मान लो OH को भी उस तरह से हमें यूज करना है प्रीफिक्स के काम में, तो वहां पे भी हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रीफिक्स इसका हाइड्रोक्सी यूज कर सकते हैं, जैसे 1 हाइड्रोक्सी, 2 ब्यूटेनल वगैरह वगैरह, इस तरह के कंपाउंड अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्कोहल के लिए हो गया। जो नेक्स्ट कंपाउंड है अल्कोहल के बाद में, वो होता है एल्डिहाइड। नेक्स्ट लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो होता है CHO, इसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये होती है C डबल बॉन्ड OH, ऐसे होता है। एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में रहता है, और उस कार्बन से दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, तो ये CHO ग्रुप होता है। अगर मान लो इसे प्रीफिक्स में कभी यूज करना पड़े, तो प्रीफिक्स में इसमें हम यूज करते हैं फॉर्मिल। इसको प्रीफिक्स में इसमें यूज करते हैं फॉर्मिल नाम से यूज किया जाता है, फॉर्मिल या फिर ऑक्सो, और ऑक्सो वर्ड यूज किया जाता है एल्डिहाइड के लिए अगर मान लो प्रीफिक्स में यूज करना हो। और सफिक्स में इसमें अल वर्ड यूज करते हैं, अल। ठीक है, अल वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2 में मैं CH3 CHO ले लिया, तो CH3 CHO में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन में ये हो गया एथ, तो ये हो जाएगा एथेनल, एथेनल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। आई बात समझ में? तो ब्यूटेनल, एथेनल, प्रोपेनल, अल वर्ड यूज यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो ये हो गया एल्डिहाइड्स के लिए। तो ये हमें याद रखना है, प्रीफिक्स में तो फॉर्मिल और ऑक्सो, और सफिक्स में अल वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट जो ग्रुप है वो लेते हैं, एल्डिहाइड के बाद में आता है कीटोन्स का नंबर। कीटोन्स, कीटोन्स, कीटोन्स क्या होते हैं? कीटोन्स में एक वैलेंसी कार्बन की इस तरह से, और दूसरी वैलेंसी में यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इधर भी एल्किल ग्रुप होता है और इधर भी एल्किल ग्रुप होता है। यहाँ पे तो जैसे एक साइड एल्किल ग्रुप है, दूसरी साइड हाइड्रोजन है, पर इसमें इधर भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हो, इधर भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हो, ये कीटोन होता है। और कीटोन में जो प्रीफिक्स है वो ऑक्सो ही यूज होते हैं, ऑक्सो। ठीक है, और वैसे एक प्रीफिक्स एल्डिहाइड में कार्ब एल्डिहाइड भी यूज होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे कीटोन्स में भी ऑक्सो एज ए प्रीफिक्स यूज होता है, और ऑक्सो और फॉर्मिल को डिफरेंस करना हो तो फॉर्मिल आप एल्डिहाइड के लिए यूज कर सकते हो, और ऑक्सो कीटोन्स के लिए यूज होता है। और सफिक्स में इसमें ऑन यूज होता है, ONE, ONE ये सफिक्स में यूज होता है, ऑन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें 3 कार्बन है और 3 बीच वाले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? कीटोन जुड़ा हुआ है। तो इसका जो नाम है 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेनॉन, प्रोपेऑन, प्रोपेनॉन।
नॉन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। तो ये प्रोपेनॉन हो जाएगा। इसी तरह से ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, इस तरह के नाम कीटोन्स के लिए यूज होते हैं। अब देखो कीटोन की जो पोजीशन है उसके लिए नंबरिंग भी करनी पड़ेगी, तो ये अपन और थोड़ा इसमें जो आगे के केसेस हैं वो बाद में लेंगे। अभी केवल हम छोटा सा आइडिया ले रहे हैं कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, इन सब का। तो नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आपका आएगा नाइट्राइल्स। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज नाइट्राइल। नाइट्राइल्स, तो नाइट्राइल्स क्या होते हैं, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और कार्बन पे एक वैलेंसी फ्री रहती है। इसे नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, ये नाइट्राइल कहलाता है। और इसका जो प्रीफिक्स है वो यूज होता है साइनो, साइनो। साइनो तो एज ए प्रीफिक्स यूज होता है और सफिक्स उसका नाइट्राइल यूज होता है। नाइट्राइल एज ए सफिक्स यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल हो गया, मान लो CH3 CH2 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 और CN। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। तो इसको बोल देंगे पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, नाइट्राइल यहाँ पे सफिक्स हमने यूज किया। तो इस तरह से यूज किया जाता है प्रीफिक्स और सफिक्स को, किसके लिए, नाइट्राइल्स के लिए। आई बात समझ में क्लियर है? ओके, ये हो गया नाइट्राइल। नाइट्राइल के बाद में नंबर आता है ईथर्स का। नेक्स्ट है ईथर। ईथर्स, ईथर्स क्या होते हैं, इस तरफ वैलेंसी, मान लो इधर हो गया एल्किल ग्रुप, बीच में हो गया ऑक्सीजन और इधर हो गया एल्किल ग्रुप। आर जो होता है ना, आर को हम एल्किल ग्रुप्स के लिए लगते हैं। आर जो होगा वो कोई भी एल्किल ग्रुप जो होगा, एल्किल ग्रुप, तो कोई भी एल्किल ग्रुप के लिए जो जनरल फिगर है वो आर यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3 हो गया, है ना, CH3 वैलेंसी फ्री, C2H5 वैलेंसी फ्री। तो ये क्या है, एल्किल ग्रुप हो गए। ये एल्किल ग्रुप को जनरल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। इस आर की जगह CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर आर और आर डैश कर दें तो यानी कि दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं, और आर आर सेम है तो यानी कि दोनों एल्किल ग्रुप सेम है। अब ईथर में भी हम प्रीफिक्स ही यूज करते हैं और प्रीफिक्स इसका यूज होता है एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी। ईथर का प्रीफिक्स होता है एल्कॉक्सी। जैसे मेथेन लगा हुआ है तो मेथॉक्सी, एथेन लगा हुआ है तो एथॉक्सी। तो इस तरह से एल्कॉक्सी इसका प्रीफिक्स यूज होता है। ईथर को कभी भी एज ए सफिक्स यूज नहीं किया जाता, ईथर को कभी भी सफिक्स यूज नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक तरफ तो हो गया CH3, दूसरी तरफ है C2H5। तो इसका जो नाम होगा IUPAC नेम, ये हो जाएगा मैथॉक्सी एथेन। इस पार्ट को हम एज ए प्रीफिक्स मैथॉक्सी बोलेंगे और ये हो जाएगा एथेन, तो ये हो जाएगा मैथॉक्सी, मैथॉक्सी एथेन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो ये ईथर तक का लिस्ट हो जाता है। ईथर के बाद में एसिड एल्डिहाइड, एमाइंस, एमाइड्स और नाइट्रोज, ये और बचते हैं, तो उनको भी अपन लिखेंगे, उनको आगे लेते हैं। तो नेक्स्ट मैं ये टेबल ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप इसमें ऐसे ही समझते जाना। मैं टेबल को वैसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ जैसे वो चल रही है, ठीक है। तो टेबल यहाँ तक जैसे थी, तो उसमें जो कॉलम थे और जो नाम थे मैं उनको वैसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमें चाहिए 1 2 3 4 5, 5 कॉलम चाहिए। तो ये 2 हो गए, ये तीसरा हो गया,
ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया, तो 5 कॉलम हो गए। अब मैं उस टेबल को आगे और कंटिन्यू कर रहा हूं, हम और कुछ जो फंक्शनल ग्रुप है उनको लिखेंगे, उनको समझेंगे। जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है ईथर के बाद में, नाम आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सप्रेशन कैसे होता है, इसकी स्ट्रक्चर होती है COOH, इसको ऐसे लिखते हैं। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बन पे डबल बॉन्ड O हो गया और फिर आगे एक OH हो गया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप होता है। इसको कभी भी प्रीफिक्स में यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। अपन समझेंगे प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सब कुछ। इसको कभी भी प्रीफिक्स में यूज नहीं करेंगे, हमेशा इसे सफिक्स में ही यूज करते हैं, और सफिक्स में इसको ओइक एसिड नाम दिया जाता है, ओइक एसिड। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे CH3COOH है, तो ये हो गया मैथ एथ यानी कि एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। एज ए क्या यूज किया, इसको सफिक्स यूज किया ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल सफिक्स ही चलता है, सफिक्स से ही हम इसका नाम डिसाइड करते हैं। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर। ओके, और देखो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में। अच्छा, अगर इसमें ओइक एसिड है, इसको अगर मान लो प्रीफिक्स में यूज भी करेंगे कभी, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड में यूज होता है, तो यहाँ पे कार्बोक्सी यूज होता है। कार्बोक्सी वर्ड यूज किया जाता है, ये ध्यान में रहे, कार्बोक्सी। अब अगर मान लो इसे एक हाइड्रोजन हट जाए तो ये हो जाता है कार्बोक्सिलिक आयन, COO माइनस। अगर मान लो H प्लस हट जाए तो ये हो जाएगा COO माइनस, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये होता है कार्बोक्सिलेट आयन। अगर मान लो एक हाइड्रोजन हट जाए, क्योंकि ये एसिड होता है, तो ये H प्लस दे देता है, उसके बाद में इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स में इसे यूज करते हैं O8। सफिक्स में हम O8 वर्ड यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं CH3COOH की जगह मान लो मैं Na लिख दूं, तो ये Na तो हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथेनोएट। ये कहलाएगा सोडियम एथेनोएट। तो O8 वर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो यूज किया जाता है कार्बोक्सिलेट आयन अगर हो तो, COO माइनस, यानी कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड ने एक हाइड्रोजन दे दिया है, डोनेट कर दिया है, क्योंकि खुद क्या है, ये एसिड है, तो एसिड होने की वजह से क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन दे देगा, तो जो पीछे बचेगा वो क्या बच जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बच जाएगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन के लिए हमने ये ले लिया। नेक्स्ट आता है एस्टर। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है एस्टर। एस्टर को इंडिकेट करते हैं, अब इस हाइड्रोजन की जगह मान लो कोई एल्किल ग्रुप आ जाए, COOR आ जाए, है ना। एल्किल ग्रुप को किससे इंडिकेट करते हैं, R से इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एस्टर ग्रुप होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, एल्किल ग्रुप आ गया, तो ये एस्टर है। इसमें प्रीफिक्स यूज करते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, यहाँ पे प्रीफिक्स यूज होता है। सफिक्स में यहाँ पे भी O8 ही यूज होता है, O8 ही यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2 COO, मान लो इधर एल्किल ग्रुप है CH3, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनेट, प्रोपोनेट नाम हो जाएगा इसका।
इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। जैसे इधर सोडियम आ गया था, सोडियम एथेनोएट हो गया था, तो ये मिथाइल प्रोपेनेट हो जाएगा, प्रोपेनोएट। तो ये इसका नाम हो जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसका प्रीफिक्स। एस्टर्स का नाम इस तरह से दिया जाता है। दिस इज नॉमेनक्लेचर रूल्स फॉर एस्टर। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। एस्टर के बाद में नाम आता है एसाइल हैलाइड का। एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड्स। तो एसिल हैलाइड्स का नाम, एसिल हैलाइड पहले तो बात है कि है क्या। तो एसिल हैलाइड में क्या होता है, जो कार्बन है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे X आ जाता है। अब ये X जो है ये क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो अगर क्लोरीन है तो ये हो जाएगा एसिल क्लोराइड, फ्लोरीन है तो एसिल फ्लोराइड, ब्रोमीन है तो एसिल ब्रोमाइड, इस तरह से एसिल आयोडाइड। तो इस तरह से ये हो सकते हैं। और इसका जो प्रीफिक्स है वो तो यूज होता है हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल एज ए प्रीफिक्स यूज होता है। और सॉफिक्स एज ए यूज होता है ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड यूज होता है इसका एज ए सफिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2 CH2 COCl, ये एक मान लो एग्जाम्पल हो गया। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। तो अभी आज वैसे क्लास का टाइम हो चुका है, तो अभी एक दो फंक्शनल ग्रुप और हैं, एमीन्स है, एमाइड्स है, नाइट्रोज है, तो उनको अपन कल के लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। तो अभी इस लिस्ट में अपन इतना ही रखते हैं। मैं फटाफट वैसे लिख देता हूं एक बार, अपन उनको कल समझ लेंगे। जैसे एक रहेगा अपना एमीन्स, एक रहेगा अपना एमाइड्स, और एक रहेगा अपना नाइट्रोज। तो एमीन्स होते हैं, मैं कल समझा दूंगा, और इनको जैसे NH3 हो गया, या फिर NH2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एमीन्स होते हैं। एमीन्स में प्रीफिक्स एमिनो यूज होता है, एमिनो एज ए प्रीफिक्स यूज होता है, और एमाइन एज ए सफिक्स यूज होता है, ठीक है। अभी क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं अभी आज के लिए इतने